मौलवियों की तमाम चीज़ों की जो दी हुई जो शिक्षा है समाज को, जो हम संत महात्माओं से लेते हैं, उस शिक्षा का अनुसरण कांग्रेस सरकार ने किया और हमने 70 साल तक 60 साल तक राज किया। किसी को यह आभास नहीं होने दिया कि सरकार कोई फ्री काम करती है, लेकिन जरूरतमंद के साथ खड़ी होती है। लाडली योजना श्रीमती शीला दीक्षित जी ने शुरू की, ताकतवर हो गया, लेकिन भूखमरी के इंडेक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पे आ गया है। ये मोदी जी की करनी है। लेकिन ये मीडिया इन तमाम चीज़ों को छुपा लेता है, दिखाता नहीं है, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। यहाँ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष भाई शैलेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ साथी भाई रामजी मिश्रा जी जो यहाँ से चुनाव लड़े, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी भाई रामवीर वालिया साहब, जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष आदरणीय सुजीत जी, आदरणीय सतपाल उपाध्याय साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यूथ के अध्यक्ष भाई वलीम जी, चौधरी अनिकेत जी जिनकी भाभी यहाँ से भी चुनाव लड़ी, बहुत ही सम्मानित मंच का संचालन कर रहे आदरणीय कमल नैन साहब, कन्हैया जी, सुशीला बहन जी और हमारे दोनों नवनियुक्त पदाधिकारी भाई संजय वर्मा जी, भाई नसीरुद्दीन जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी हैं। मैं भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम राजनीतिक पार्टी हैं और आपने और हमारे पूर्वजों ने बारी बारी इस कांग्रेस को देश में सरकार बनाने का मौका दिया, और बारी बारी जब आपने मौका दिया तो इसलिए दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से इस भारत को बढ़ते हुए देखा। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत दुनिया के सबसे कमज़ोर और गरीब देशों की श्रेणी में था। भारत में लाखों लोग हर साल भूखमरी से मर जाते थे, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता था और सर पे छत नहीं थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उनके बारे में आप सब लोग विस्तार से जानते हैं, किस तरह से एक बड़े घराने में उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनकी परवरिश हुई। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले जब संघर्ष का दौर था, उन्होंने वो सारी विलासिता की चीज़ें त्याग दी थी। महात्मा गांधी जिनकी बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, उनसे बड़ा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो उस वक्त बैरिस्टर थे, विदेश से पढ़ के आए थे, और जब भारत में आए तो किस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ें छोड़ दी। अपने वस्त्र उन्होंने छोड़ दिए, सिर्फ एक लंगोटी के अंदर अपना पूरा जीवन व्यापन किया और सारे भारत को इकट्ठा कर लिया। क्या मजबूरी थी कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद एक लंगोटी में उन्होंने अपना जीवन जिया। जब महात्मा गांधी आज़ादी की बिगुल बजा रहे थे और एक चलते हुए गांव के बीच से गुजर रहे थे, एक गांव से गुजरते हुए उन्होंने एक घर में के सामने रुके। मिट्टी का कच्चा सा मकान था, सभी के मिट्टी के मकान होते थे, छप्पर होते थे। उस घर के अंदर उन्होंने पानी मांगा, दरवाजा खटखटाया और कहा कि बेटा पानी पिला दोगे। तो घर के साथ में एक आला सा था, आवाज आई कि बाबा हम आपको पानी नहीं पिला सकते। पानी पिलाना तो धर्म का काम है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संतों ने हमें बताया। लेकिन घर में पानी था। उन बच्चियों ने कहा कि बाबा हम 3 बहनें हैं, हमारी माँ कुछ बाजार से सामान लेने बाहर गई हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, इसलिए हम आपको पानी नहीं पिला सकते। ये भारत की दशा थी। महात्मा गांधी जी ने
अपने वस्त्रों को वहीं पर उतार दिया और एक लंगोटी में पूरा जीवन जिया। वो संत कहलाया, दुनिया के अंदर उनका नाम है। उसी रास्ते पे चलते हुए राहुल गांधी जी ने, अभी कमल नयन जी कह रहे थे कि 4,500 किलोमीटर की यात्रा, 4 महीने से ज्यादा वो सड़कों पे चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को अपने पांवों के सुरौंद दिया, लेकिन लोगों के दर्द और तकलीफ और उस पीड़ा को समझा जिसको वो जानते थे। लेकिन क्योंकि लोगों से मिलना था, लोगों से बात करनी थी, राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंटेड मीडिया को देती है और उनकी छवि कहीं ना कहीं खराब करना चाहती है, और कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो जाते हैं। उसी भ्रम के कारण मोदी जी 2 बारी सरकार में आ गए, जिन्होंने कहा इस देश के अंदर कि कांग्रेस ने 175 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया। ये तमाम आरोप कांग्रेस के समय में लगाए गए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार चली गई झूठी चीजों के कारण, आज जब उनका ट्रायल मोदी जी की सरकार के समय में कोर्ट के अंदर हुआ, तो एक भी पैसे का कोई दोष नहीं पाया गया कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को पर ये झूठा प्रचार करके इसने उन सरकार बनाई है। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं भाई इस्माइल जैसे अपने पत्रकार साथियों को, जो भले ही छोटे चैनल चला रहे हैं, लेकिन देश के सच को लोगों के सामने ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 9 साल उनको केंद्र में हो गए, एक भी 9 साल के अंदर किसी काम जो उन्होंने किया हो, क्या उस पर वोट मांगती है? क्या उन्होंने कहा कि हमने देश के अंदर नोटबंदी की और ये एक अच्छा काम हुआ, इसलिए आप हमें वोट दे दें? नोटबंदी के समय सैकड़ों से ज्यादा लोग बैंकों की लाइनों में लग के उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 124 कानून इन्होंने उस 52 दिन के अंदर बदले। आज अंगूठा लगा के पैसे देंगे, कल 2000 देंगे, फिर 1000 देंगे, आज एटीएम से देंगे, आज आधार कार्ड पे देंगे, क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं था। ये झूठी, गूंगी और बहरी सरकार है। इसने नोटबंदी की और उस नोटबंदी का इतना बड़ा देश के ऊपर असर पड़ा कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, 20 करोड़ लोगों के हाथों से नौकरियां चली गई है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री गोवा के अंदर प्रचार करते हैं और कहते हैं लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी बच्चों की शादियां टूट गई और तालियां बजाते हैं। इससे बड़ा भद्दा मजाक इस देश में नहीं हो सकता, लेकिन किसी मीडिया ने उसकी आलोचना नहीं की। हमें तो ये कहा गया हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने, कि अगर किसी की छान चढ़ रही हो, किसी का छप्पर चढ़ रहा हो, तो उसमें जाके हाथ लगाओ, उसका सहारा करो। अगर किसी की बेटी की शादी है तो जो आपसे बनता है उसमें कन्यादान करो। ये हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में है, लेकिन सरकारें भी हमें यही सिखाती हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने तालियां बजाई कि लोगों की शादियां टूट गई हैं और खुशी इजहार कर रहे थे। इस तरह के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने परिवार नहीं चलाया, परिवार की तकलीफ़ों को नहीं जानते, परिवार कैसे चलना चाहिए उसको समझते नहीं हैं। जिस तरह से हम लोग अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों की परवरिश करता है, ये उसका परिवार होता है। और प्रधानमंत्री पूरे देश की परवरिश करता है, क्योंकि पूरा देश उसका परिवार होता है। अभी नसीरुद्दीन जी कह रहे थे कि हिंदू हो, सिख हो, कहीं ना कहीं लोगों, मुसलमान हैं, लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। और ये नफरत फैलाने का काम कैसे हो रहा है? नफरत फैलाने का काम ऐसे हो रहा है क्योंकि ये जो प्रिंटेड मीडिया है, बहुत सारे अखबार हैं, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो उनकी गलत बातें उसकी आलोचना करने के बजाय उनकी सराहना करते हैं। नोटबंदी का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, 16 तारीख को नोटबंदी हुई थी, 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन था 2016 के अंदर। 23 तारीख को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कुछ समय बोलने के लिए मौका मिला, वो राज्यसभा के सदस्य थे। कमल नयन जी तो वहाँ पे शायद रिटायर, मुझे नहीं मालूम कब रिटायर हुए, शायद हो सकता है तब वहाँ रहे हो। 2016 की बात है, अक्टूबर 23 की बात है ये जो है। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये नोटबंदी ये
संगठित सरकार की संगठित लूट है और इस लूट से देश के लोगों को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ये उन्होंने आंकलन कर दिया। तो सरकार के पास तो मनमोहन सिंह जी जैसे और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन इस सरकार ने उस बात का आंकलन नहीं लिया और गलत तरीके से नोटबंदी की दुनिया में कहीं इस तरह की नोटबंदी नहीं हुई। आप तो ज़्यादा बुजुर्ग लोग नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक 500 का हरा सा नोट होता था 2005, 6, 7, 8 में, जो है 500 का पहले हरा सा नोट होता था। हमने उस हरे से नोट्स को चलन से बाहर किया। तो चलन से बाहर करने की एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है कि जो व्यक्ति उस नोट को बैंक में जमा कर देगा, बैंक उसको दोबारा इशू नहीं करेगा, ये तरीका होता है। और वो सारे पैसे सहज आहिस्ता आहिस्ता बैंक में वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें करेंसी के अंदर कुछ नए फीचर्स डालने होते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। उस वक्त बैंकों के हालात क्या थी? आप बैंक में जाएं, पासबुक फ्री, चेकबुक फ्री, आपका 10,000 रुपया है, 1 लाख रुपया, उसके ऊपर जो ब्याज था वो आपको ज्यादा मिलता था और बैंक सारे काम आपके फ्री करता था। आज नोटबंदी के बाद बैंकों की हालत ऐसे खराब होगी, हम सब लोगों की तो हालत खराब हुई, बैंकों की भी हालत खराब हुई। आज बैंक में आप जाओ, चेकबुक का पैसा, चेकबुक लोगे तो उसका पैसा लगेगा, पासबुक पूरी कराने जाओगे उसका पैसा लगेगा, जो बैंक में आपका पैसा जमा है उसके ऊपर ब्याज पहले से बहुत कम मिलेगा, और सब चीज के आप पैसे बैंक में जमा करोगे, गिनती के पैसे निकालने जाओगे उसके पैसे, 5 बारी से ज्यादा लेन देन बैंक में करोगे तो उसके अलग से पैसे। तो हर चीज बैंक जो है पैसे से कर रहा है। जब हमारी सरकार थी सारे काम फ्री करता था तो बैंक खुशहाल थे, किसी को घाटा नहीं था, नए नए बैंक खुल रहे थे। आज मोदी जी की गलत नीतियों के कारण बैंकों में घाटा है, हर चीज का पैसा ले रहे हैं, उसके बावजूद बैंक घाटे में है। तो सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा है, जिसको राहुल गांधी जी ने समय समय पर उठाया। लॉकडाउन के समय में मैं भी कह रहा था कि जैसे हम परिवार को चलाते हैं वैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश को चलाते हैं। जब लॉकडाउन आया, कोरोना आया, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया। 24 मार्च 2020 को 8:30 बजे 8 बजे चैनल पे बैठे और 8:30 बजे उन्होंने जो है घोषणा कर दी कि रात 12 बजे से लॉकडाउन है। हमारे देश का ये संविधान और पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो अकेले निर्णय नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में 80 मिनिस्टर होते हैं और 80 उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठते हैं। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं ऐसे वो तमाम लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं, और जो संबंधित मंत्री होता है जिस विभाग का, उसको कहना पड़ता है कि जी ये कोरोना की बीमारी है, इसका बचाव सिर्फ जो है लॉकडाउन करने में है, तो इसके लिए क्या रात से 3 घंटे के बाद लॉकडाउन लगा दें? तो वहां सुशीला जी होती, कन्हैया जी होते, कमल नयन जी होते, वलीम भाई होते या उपाध्याय जी होते, इनमें से कोई एक व्यक्ति, 80 लोग जो बैठे थे, कोई एक व्यक्ति तो कहता कि प्रधानमंत्री जी मेरा बेटा लखनऊ गया हुआ है, इतना समय तो दे दो कि मैं उसे लखनऊ से दिल्ली तो आ जाने दूं, या वो लखनऊ के लखनऊ में रह जाएगा, या मेरा बेटा बेंगलोर से चला है, ट्रेन में है, अभी 2 दिन और लगेंगे, बेंगलोर से ट्रेन 3 दिन में आती है, इतना समय तो दो ताकि वो घर तक आ जाए। लेकिन क्योंकि इनको ना परिवार का पता है, ना लोगों से हमदर्दी है, ना किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सारे देश को जो व्यक्ति जहां पे था वो वहीं का वहीं रोक दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने सड़क मार्ग से पैदल चलना शुरू किया। जबकि हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, भारत दुनिया के सबसे विशाल देशों में से एक देश है। हम एक दिन के अंदर 18 करोड़ लोगों को इस देश में यात्रा कराते हैं, और 18 करोड़ों को यात्रा सिर्फ 2 माध्यमों से बता रहा हूं। एक माध्यम रेलवे का है, जिससे 3 करोड़ लोग रेली सफर करते हैं, और 15 करोड़ लोगों को हम बसों से उनके घरों तक पहुंचाते हैं, और हवाई जहाज से जो करते हैं वो अलग यात्रा है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते तो उन्हें कुछ ट्रेन की व्यवस्था बढ़ानी थी, कुछ बसों की व्यवस्था बढ़ानी थी, और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का प्रोविजन करना था। लेकिन उन्होंने प्रोविजन करने के बजाय सब चीज़ों को वहीं का वहीं रोक दिया,
अगर आपका बच्चा बॉम्बे गया हुआ तो बॉम्बे से दिल्ली नहीं आ सकता, आपकी बहन मेरठ गई हो तो मेरठ से दिल्ली नहीं आ सकती। मुझे 8-10 दिन के बाद एक व्यक्ति का फ़ोन आया, वो हमारे जानकार थे। उसने कहा कि जी मेरा एक परिचित है, वो फरीदाबाद एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है और गार्ड है, वो रात की नौकरी पे गया था, संगम विहार में किराए पे रहता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी वो पति पत्नी संगम विहार में किराए के मकान में रहते थे। तो मुझे उसने फ़ोन किया कि जी इस तरह से जो है वो फरीदाबाद सर्विस पे गया, रात की ड्यूटी थी और वो वहीं पे फंस के रह गया, वो अपने घर नहीं आ सकता। उसकी जो पत्नी है उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन जो है वो पहुंच नहीं पा रहा। 3-4 दिन हमने प्रयास किया, यहाँ के डीएम से एक पास बनवाया और उसकी पत्नी को जो है 2 दिन पहले बच्चा हो गया था, तब वो पास वास बना, तब जाके वो जो है महरौली के रास्ते से दिल्ली के अंदर एंटर करा। बॉर्डर के ऊपर उसको आने भी नहीं दिया, बदरपुर बॉर्डर से जो है पास के बावजूद। ये इतनी अत्याचारी सरकार है। कितनी पीड़ा उसकी पत्नी ने सही होगी, कितनी पीड़ा उसके परिवार में रहने वाले लोगों ने सही होगी, और कितनी पीड़ा उस व्यक्ति पर रहा होगा कि उसकी पत्नी को बच्चा होना था और वो वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन इस सरकार ने उसको वहाँ तक आने की अनुमति नहीं दी। ये ऐसी अत्याचारी सरकार है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने हर बारी, चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, चाहे राम मंदिर का नाम ले, दूसरा कोई नाम ले, लेकिन लोगों को बरगलाने का काम किया। चाहे पुलवामा कराए, कुछ और कराए। आदरणीय मलिक साहब जो इनके राज्यपाल थे, इन्हीं की पार्टी के, उन्होंने कहा कि कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे कमल नयन जी ने कहा कि संविधान बदल देंगे, बिल्कुल उसी दिशा में काम हो रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में इसलिए नहीं आती, आप महसूस करते हैं, लेकिन जहन में इसलिए नहीं आती क्योंकि मीडिया में उन बातों का जिक्र नहीं होता, उनकी चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी जी ने जब इन्होंने जीएसटी लगाया तो उसकी आलोचना की, पार्लियामेंट में भी की, पार्लियामेंट से बाहर भी की, और इतनी आलोचना की कि उन्होंने उस जीएसटी टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। जब गब्बर सिंह टैक्स कहा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन वो उसको जानते थे कि टैक्स किस तरह का है। वो टैक्स इस तरह का था कि आटे पे भी टैक्स, नमक पे भी टैक्स, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कफन पे भी टैक्स, और अब तो गंगा जल पे भी 18% टैक्स इन्होंने लगा दिया, जो मृत्यु के समय में अपने किसी बुजुर्ग के मुंह में डालने का काम करते हैं कि गंगा जल इसको पिला दो, जो है उसके ऊपर भी 18% टैक्स लगा दिया। दूध पे, दही पे, आटे पे, नमक पे, बच्चों की कॉपी पे, पेंसिल पे, किताब पे, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। इसलिए राहुल गांधी जी ने उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था कि 2 रुपये की चीज़ और उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स। और मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले जून के महीने में 1,81,000 करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे इस सरकार ने इकट्ठे किए। अगर इसको 12 से गुना कर दें तो 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है। और जब ये 1 साल में 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी और महीनों महीनों हम लोग बैंकों की लाइनों में लगे रहे, किस तरह से बैंकों के आगे लोग रातों रात खड़े रहते थे अपने पैसा जमा करने के लिए 500 और 1000 के नोट को। वो जो महीनों तक हमने पैसे बैंकों में जमा किए वो 14,39,000 करोड़ रुपए थे, जो हमने 70 सालों की कमाई थी, जिन नोटों से हमारे घरों में खुशहाली थी, वो इतनी रकम थी 14,39,000 करोड़ रुपए। और मोदी जी हमारे से 1 साल में पता भी नहीं चलता लूट रहे हैं 22 लाख करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लोगों की जेबें खाली खाली क्यों लगती हैं। क्या वो कारण है कि हम कमाते हैं लेकिन घर के बच्चों के लिए बचता नहीं? वो कारण ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें हैं, कोई संत महात्मा जब हमारे घर में आता है, कोई बुजुर्ग हमारे घर में आता है और घर के नलके से एक एक बूंद पानी गिर रहा होता है, तो बुजुर्ग हमारी माँ, वो हमारा ताऊ चाचा कहता है बेटा इस नलके को ठीक करा लो, इससे घर की बरकत चली जाती है। वो इसलिए कहता है कि उससे एक एक बूंद पानी से पानी की टैंकी खत्म हो जाती है। आज मोदी जी ने वैसी टोटियां हमारी जेब में लगा दी हैं कि हमारी बरकत अगर खत्म हो रही है तो इसलिए कि हमें पता भी नहीं चलता और हमें लूटने का काम किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। इस अंतर को समझना होगा। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। कोई यहां 200 किलोमीटर दूर से आया, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आया, इस शहर में बसा, सोनिया विहार में बसा,
आपने यहां एक मकान बनाया, एक दुकान बनाई, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की, उनको पढ़ाया। जब आप ये काम करते हैं कमल नयन जी, तो गांव में आपकी प्रशंसा होती है। आपका ताऊ है, चाचा है, मामा है, फूफा है, जो भी कोई है, वो कहता है भाई हमारा तो वीर सिंह वालिया जी जो है दिल्ली गया था हमारा बेटा, और सब चीज़ बढ़िया बना ली, भाई बहुत समझदार है, बहुत योग्य है। उनकी भी आत्मा खुश होती है और इनको 4 आशीर्वाद देता है। लेकिन अगर ये वीर सिंह जी यहाँ का मकान भी बेच दें, दुकान भी बेच दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी ना दें और गांव का भी बेच दें, तो है कोई दुनिया में जो वीर सिंह जी को कह दे कि उसने अच्छा काम किया? लेकिन कौन सा ये अंतर है कि आज ये सब कुछ बेचने के बावजूद भी मोदी जी को अच्छा कहा जा रहा है? जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, जो हम सब आपकी हिस्सेदारी थी, आज उन तमाम चीजों को बेचा जा रहा है और बेचने वाले को कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इस दुनिया में ये जो बेचने वाले को बढ़िया कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग उन बेची हुई चीजों को कहीं ना कहीं प्रशंसा के रूप में दिखा रहा है। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान होने की आवश्यकता है। जो हमारे साथी ने कहा कि एक वोट हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, छोटे का हो, बड़े का हो, दलित का हो, जिसका मर्जी हो, वही सरकार को बनाता है और वही प्रधानमंत्री चुनता है। बारी बारी आपके पूर्वजों ने कांग्रेस को चुना था, इसलिए भटके हुए रास्ते से वापस आओ और कांग्रेस की सरकार बनाओ, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। 2-3 मिनट और लूंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। केजरीवाल जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कमल नयन जी पढ़े इंजीनियर बने, आप में से कई लोग सरकारी नौकरी में रहे होंगे या पेरेंट्स रहे होंगे। हम किसी स्कूल में जाते हैं, क्या कोई बिल बुक छपी हुई थी? सारे स्कूल हमने बनाए और फ्री शिक्षा दी, और फ्री शिक्षा के साथ साथ गर्मी की गर्म वर्दी, गर्मी की ठंडी वर्दी, सर्दी की गर्म वर्दी, जूते, जुर्राब, कापी, किताब, पेंसिल, और 2008 के बाद तो हमने बच्चों को पौष्टिक आहार भी स्कूलों में देना शुरू किया। लेकिन ये सब हमने फ्री किया। हॉस्पिटल जितने हैं उनमें कोई बिल बुक थोड़ी छपी हुई है। आप जाइए, 10,000 का इलाज हो, 2,000 का इलाज हो, 1 लाख का इलाज हो, जो वहां पे जाता है अपना इलाज करा के आता है। सारे फ्री थे। ये जहांगीरपुरी जैसी, सुल्तानपुरी जैसी, मंगोलपुरी, नंदनगरी जैसी 26 कॉलोनियां दिल्ली के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व बसाई। सबको फ्री प्लॉट दिए। ना वो प्लॉट लेने वालों को पता है कि फ्री दिया, ना देने वाले ने कभी ये कहा कि फ्री दिया है। तो क्या वो कारण थे कि हमने शिक्षा फ्री दी, स्वास्थ्य फ्री दिया, अगर मकान नहीं है तो मकान फ्री दिए, गांव में काश्तकारों को जमीनें फ्री दी, भूमिहीन लोगों को जमीनें दी। लेकिन हमारे किसी इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, 2014 तक किसी ने ये कहा ही नहीं कि फ्री दिया। तो क्यों नहीं कहा? क्या वो मजबूरी थी? वो मजबूरी नहीं थी, वो एक शिक्षा थी। वो शिक्षा है हमारे संतों की, हमारे मौलवियों की, हमारे महात्माओं की। और श्री कृष्ण जी ने तो, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेगा वो कर्म करेगा, क्योंकि इसको कर्म भूमि माना गया, और उसके कर्म से जो उसको फल मिलेगा, उसके फल से वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, और उस परिवार के पालन पोषण के साथ साथ उस कमाई का कुछ हिस्सा दान भी करेगा। ये हमारे संतों ने, महात्माओं ने और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा हुआ है। और दान भी करेगा तो उसकी विधि भी, हमारी बहन जी हैं, सुशीला जी हैं, वो बहन जी हैं, इनको ज़्यादा मालूम है कि दान भी करेगा तो कैसे करेगा, उसकी विधि भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। शास्त्रों में लिखा हुआ कि दान करेगा तो ऐसे करेगा कि एक हाथ से दान करे, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ये हमारे शास्त्रों में संत महात्माओं ने हमें कहा। हमने 70 साल उसी चीज का अनुसरण किया। चाहे देश का कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई दूसरा व्यक्ति बना, जयप्रकाश अग्रवाल जी यहां से सांसद रहे, कितनी पेंशनें लगवाई उन्होंने, कितने राशन कार्ड बनवाए, लेकिन आज एक व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं मिलता। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमने भगवान श्री कृष्ण जी की, राम जी की और दूसरे मौलवियों की तमाम चीज़ों की जो दी हुई जो शिक्षा है समाज को,
जो हम संत महात्माओं से लेते हैं, उस शिक्षा का अनुसरण कांग्रेस सरकार ने किया और हमने 70 साल तक 60 साल तक राज किया। किसी को यह आभास नहीं होने दिया कि सरकार कोई फ्री काम करती है, लेकिन जरूरतमंद के साथ खड़ी होती है। लाडली योजना श्रीमती शीला दीक्षित जी ने शुरू की। जब कोई बच्ची किसी घर में जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को लगता है कि हमारे घर में एक बोझ हो आगे। वैसे तो हम लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन सच में ये कि माँ बाप को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे घर में लड़की का जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं एक बोझ आ गई। हमारी सरकार ने, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने उस दर्द को महसूस किया और उस बोझ में उस परिवार के साथ खड़े होने का काम किया और एक लाडली योजना बनाई। और लाडली योजना का मतलब था कि जब वो बच्ची 12वीं क्लास तक पास करके निकलेगी तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। आज केजरीवाल जी ने उस लाडली योजना को खत्म कर दिया। ये अंतर है बहरूपीय में। जो कहता कि मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, एक नया स्कूल नहीं बनाया, लेकिन 800 से 864 शराब के ठेकों को मंजूरी दी। शराब को तो हम बुराई के रूप में देखते हैं, तो जिस चीज को हम बुराई के रूप में देखते हैं उस चीज का प्रमोशन क्यों करेंगे? किसी सरकार ने ऐसे नहीं किया, लेकिन एक के साथ एक बोतल फ्री, 864 ठेके दिल्ली के अंदर, एक वार्ड के अंदर 3-3, सोनिया विहार में भी 3 ठेके खुलते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन बहरूपियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज किसी का ना राशन कार्ड बनता है, ना किसी की पेंशन लगती है। क्या वो कारण है कि सीनियर सिटीजन पहले से लोगों की हालत ख़राब है, लोग ज़्यादा परेशानी में हैं? 2014 के अंदर भूखमरी के इंडेक्स में भारत 125 देशों में 55वें स्थान पे था। आज मोदी जी और मीडिया तो बताता है कि भारत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ताकतवर हो गया, लेकिन भूखमरी के इंडेक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पे आ गया है। ये मोदी जी की करनी है जो है। लेकिन ये मीडिया इन तमाम चीज़ों को छुपा लेता है, दिखाता नहीं है, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। मीडिया पहरी है लोकतंत्र का, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक गया है। इसलिए हमारा दायित्व बन जाता है। और हमारे साथी ने कहा, कन्हैया लाल जी ने, कि जो है गली गली में हमें कांग्रेस के वर्करों को बताने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। और उपाध्याय जी ने कहा बनाने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ तभी हो सकती है जैसे आज़ादी के समय पे बिगुल बजाया था, आज वैसे ही बिगुल बजाने के का समय है। घर घर जाके हमें लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर ये मीडिया उस वक्त होता तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। उससे भी कठिन दौर में आज हम गुजर रहे हैं। भाई वर्मा जी का, नसरुद्दीन जी का और वालिया साहब का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने मीटिंग रखी, लेकिन पुनः एक बारी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को संजय चौक, राजीव गांधी नगर, मुस्तफ़ाबाद, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग हमने अपने ज़िला करावल नगर कांग्रेस कमेटी की रखी है, जिसके अंदर आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहाँ पे आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ से वहाँ पहुँचें और जो है हमारे नेताओं को सुने। और जो एक मैसेज है वो जगह जगह जो है जाके उस मैसेज को हमें देना पड़ेगा। ये हम सब का दायित्व बन जाता है, तभी देश बचेगा, तभी हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकते हैं, देश को सुरक्षित रख सकते हैं। ये हम अनुरोध करना चाहते हैं। तो आप सब लोग वहाँ पे ज़्यादा उसमें आए। दूसरा, मैं रामवीर जी को और अपने वलीम भाई को, इन तमाम, शैलेंद्र जी को, तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज ये मीटिंग रखी है, सुशीला जी को, कन्हैया जी को, कि आप लोग भी अपने मोहल्ले में, गली गली में जाके जो है इस तरह की मीटिंगें ज़रूर करें। यही मीटिंगें आपके बीच में जागृति पैदा कर सकती हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकती हैं और सही रास्ते पे देश को ला सकती हैं। आप सबसे बड़ी ताकत हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और दूसरा, पुनः एक बारी जो है भाई संजय वर्मा जी को, नसरुद्दीन साहब को जो है जिम्मेवारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मिली है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि वो जो पहले जैसे काम करते रहे हैं अब उससे भी और ज़्यादा जोश और जुनून से काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।